हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटीयूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। यहाँ आपको हमारी क्लास की रेगुलर PDF और जो नोट्स है जिससे हम पढ़ते हैं वो आपको यहीं पे इसी टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस भी करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पर दिए जाते हैं जिससे आपका क्या हो प्रैक्टिस भी होती रहे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज हम करने वाले हैं PYQ ऑफ 2021 जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। आप जिसने भी नहीं देखा है वो जरूर देखें। आज जो है हम करने वाले हैं पार्ट 3, यानी कि जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आज हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे। अभी तक हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था। छोटे छोटे पार्ट्स में करने का रीजन ये था कि आपके ऊपर एकदम से बर्डन आए और हमने कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हुए चले थे, इसीलिए इनको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके कर रहे हैं अब आगे। और ये हमारा जो है लास्ट होगा जिसमें आपका यहाँ पर जो है पेपर 1 वाले जितने भी क्वेश्चन थे, वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो होने चाहिए वो यहाँ पर अब आपका ये पेपर जो है 2021 वाला जो हम कर रहे थे सीरीज वो फिनिश हो जाएगी आज। बीच में जो है मैं वीडियो डाल नहीं पाई, उसके लिए वेरी सॉरी। और अभी जो है हम इसे कंटिन्यू करेंगे। एक बात और मैं आपसे करना चाह रही थी वो ये थी कि जो है अब आपके जो है एग्जाम जुलाई में तो जो चल रहा है वो हो रहे हैं एग्जाम्स। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बट डोंट वरी अबाउट इट, ये धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब हिंदी वाला एग्जाम और जो बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स हैं जो बच गए हैं, जो अभी जुलाई में नहीं हो रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अगस्त में होंगे। तो उसके लिए आपके पास लगभग 30 से मतलब 25 से 30 दिन आप मान के चल सकते हैं। टुडे इज 12 जुलाई, यानी कि आज 12 जुलाई है और 12 जुलाई से अगला जो एग्जाम आपके होने वाले हैं वो 12-13 के बीच में ही होंगे अगस्त में। तो मान के चल सकते हैं कि हमारे पास 1 महीना है। इस 1 महीने के अंदर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये आपकी कैपेबिलिटी है। यानी कि आप जो है इस 1 महीने के अंदर जो है अपना पूरा मान लीजिए अगर अभी तक आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई, लेकिन अब ये 1 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना एग्जाम जो है यानी कि अपना ड्रीम जो है JRF का वो कंप्लीट कर सकते हैं। और उसमें हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर मैं हूँ आपको यही सपोर्ट करने के लिए। और ये 25 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस 25 दिन की हम नेक्स्ट क्लास में आफ्टर दिस PYQ क्लास, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस 25 दिन की एक स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बाकी लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जोड़िए ताकि जो लोग हैं बाकी अदर एग्जाम्स जो मतलब हिंदी से नहीं बाकी जो है सब्जेक्ट से भी एग्जाम दे रहे, पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन होता है ना, तो उनको भी जो है आप ये क्लास को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और जिससे कि क्या होगा, हम स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। 25 दिन को 25 दिन के अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो टारगेट है JRF का टारगेट है उसे को है अचीव करना है। तो वो हम एक टारगेट बनाएंगे और किस तरीके से करना है, क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा, कैसे करना है। क्रैश कोर्स भी हम करेंगे, उससे रिलेटेड पॉकेट कोर्स तो हम कर ही रहे थे। अभी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड ऑलरेडी हो चुका है, ICT हो चुका है और इसके अलावा हम कम्युनिकेशन कराए हैं। अब हम PDE करने वाले हैं क्रैश कोर्स के थ्रू ही, यानी कि 3 से 4 दिन के अंदर छोटे छोटे क्लासेस में, यानी कि हाफ एन आवर की लगभग 30 से 35 मिनट की क्लास में हम उसे जो है कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा जो है पीपल एनवायरमेंट PDE, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है और आजकल जो है उससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि यह करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। इसीलिए हम उसे कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो लोग फटाफट से नीचे देखिए, यहाँ पर रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां जाइए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो यही था, छोटा सा मैं आपका समय लिया थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो, पर लेकिन ये बहुत जरूरी बात थी। आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत परेशान होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करें, कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे लगाए, किस तरीके से आगे बढ़े। थोड़ा सा मेरी तरफ से भी पीछे डिले हो गया, तो अब हम डिले नहीं करेंगे और ये जो 25 से 30 दिन हमें मिल रहे हैं उसमें पूरे तरीके से हम इसे क्या कर लेंगे, अपने को तैयार कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और जो है पेपर लगाएंगे। चलिए तो फटाफट बढ़ते हैं आगे हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अब तक हम 20 प्रश्न करके आ चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। आज हम करने वाले हैं 21वां प्रश्न जो कि आपके सामने है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, ऑप्शंस भी देख लिए होंगे, तो फटाफट से आंसर बताइए। मैं भी एक बार पढ़ देती हूँ। अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण में
निम्नलिखित में से कौन कौन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी चीज है जो आपकी किसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन यानी अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। मूल्यहीनता यानी कि वैल्यूलेसनेस, मतलब क्या है, नेगेटिव में चला गया पहले ही, समझ के चलिए, सीधा ऑड वन आउट वाला करना शुरू कीजिए आप लोग, जो चीज नहीं है उसे पहले हटा दीजिए। इससे हमारा आंसर के हम ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं और 99% हमारा आंसर करेक्ट होने के चांसेस होते हैं जब हम ऑड वन आउट कर देते हैं। ट्रिक भी सीखिए, सिर्फ आंसर करना, प्रैक्टिस करना सिर्फ यही जरूरी नहीं है, या कोर्स को कंप्लीट करना, पेपर में बैठकर हमें किस तरीके से लॉजिकली सोचना है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मूल्यहीनता तो किसी भी तरीके का ये इसका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो जहां जहां ए है उसे तो कैंसिल कर दीजिए, यानी कि ए भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है ना, दोनों में ए है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सम्मान की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। क्या कभी भी किसी भी तरीके के जो है कम्युनिकेशन में या संचार में, संप्रेषण में, दो लोग जब बात कर रहे हो या किसी भी तरीके का संप्रेषण हो, अगर वहां पर जो है सम्मान नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो क्या वो जो हमारा संप्रेषण है वो सही होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी जो है बी ऑप्शन गलत, तो बी ऑप्शन कहाँ है, सी में बी ऑप्शन है, तो इसको भी यहाँ पर हमने कट किया, बचता है सीधा सीधा आपके पास डी। आगे के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, इस तरीके से सीखिए ऐसे करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर बढ़ते हैं, तो 21 का आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी डी ई। क्या क्या एक बार चलिए देख लेते हैं। अधिकारों के मध्य दूरी, पावर डिस्टेंस, फिर व्यक्तिवाद यानी कि इंडिविजुअलिज्म, उसके बाद भूमिकाएं यानी कि लैंगिक भूमिका यानी कि जेंडर रोल्स, ये सब चीजें जो है आपकी अंतर सांस्कृतिक यानी कि इंटेलेक्चुअल इंटरकल्चरल, सॉरी यहाँ पर पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के लिए ये सारी चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है। क्या क्या, पहली चीज है अधिकारों के मध्य दूरियां, पावर डिस्टेंस, फिर व्यक्तिवाद यानी कि इंडिविजुअल सॉरी कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, आई एम वेरी सॉरी। व्यक्तिवाद, जो ये जो इंडिविजुअली जो हम काम कर रहे होते हैं अपना अपने ऊपर, है ना, एक समाज में रहते हुए, तो वो भी यहाँ पर जरूरी है। लैंगिक भूमिका यानी कि जेंडर रोल्स, वो भी यहाँ पर जो है जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से न्यूनतम कितने प्रतिशत उत्सर्जन करने वाले कम से कम 55 देशों द्वारा अनुसमर्थन के प्रपत्र जमा कराने के बाद पेरिस समझौता प्रवृत्त हुआ था? आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ये सीधा सीधा प्रश्न है भाई, कुछ इधर उधर घुमा हुआ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है और आपको ये डायरेक्ट ही याद करना होगा। पेरिस एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो कितने प्रतिशत था? ऑप्शन ए 50% ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशंस, यानी कि वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 50%, वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 55%, या फिर 60%, या फिर 75%। तो आंसर क्या होना चाहिए? जिसने पढ़ा है वही आंसर कर सकता है इसका, तो क्योंकि डायरेक्ट है तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। तो आप इसको याद कर लीजिए, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कम से कम 55 देश, तो 55 ही देश थे और 55% ही क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। इस तरीके से इसे कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। संप्रेषण के अवरोध है और सामने उदाहरण है उसके। मनोवैज्ञानिक अवरोध, सांगठनिक संगठनिक अब जो है, व्यक्तिक और शब्दार्थ। तो क्या ये जो है आपको मैचिंग करना है। तकनीकी भाषा का प्रयोग, निम्न प्रतिधारण, पुअर रिटेंशन, फिर उसके बाद प्रकार्यात्मक विशिष्टीकरण, या फिर प्राधिकार को चुनौती का भय। तो किससे मैच कीजिए, किसका आंसर जो है क्या होना चाहिए? सो मनोविज्ञान में क्या आएगा और संगठनिक में क्या आएगा? मैच कीजिए, पढ़िए ध्यान से, समझिए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो मैच कीजिए ए के साथ सेकंड वाला, यानी मनोविज्ञान में क्या है आपका, निम्न प्राधिकरण यानी कि पुअर रिटेंशन आ जाएगा। उसके बाद अगला है ये अवरोध है, ठीक है ना, ये उदाहरण है इसके, ये सारे मनोवैज्ञानिक अवरोध क्या हो सकता है, तो उसका उदाहरण क्या हो सकता है कि भाई पुअर रिटेंशन मनोवैज्ञानिक अवरोध के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आप क्लास में, एक बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसकी अटेंशन कम होना, ध्यान कम होना टीचर्स की बात पर, है ना, टीचर क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है, उसके प्रति उसका ध्यान जो है कमजोर होना, वो किस प्रकार के कम्युनिकेशन बैरियर में आ जाएगा, या फिर संप्रेषण अवरोध में आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक में। सांगठनिक में क्या आएगा, तो ये होगा आपका प्रकार्यात्मक विशिष्टीकरण, ऑप्शन सी के साथ। फिर उसके बाद व्यक्तिक में क्या आएगा, तो व्यक्तिक में आएगा आपका प्राधिकृत
प्राधिकार को चुनौती का भय। शब्दार्थ में क्या आएगा? तकनीकी भाषा का प्रयोग, यही होना चाहिए क्योंकि भाषा के अंतर्गत ही शब्दार्थ आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24, फिशिंग क्या है? तो चेकिंग द स्पेलिंग ऑफ वेबसाइट, वेबसाइटों की वर्तनी जांचना, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर एन आइटम ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर किसी मद की स्वचालित तलाश करना, आंकड़ों को हैकर तक भेजना, कोई व्यक्ति प्रवक्ताओं को वैध प्रतीत होने वाले ईमेल भेजता है। तो इसमें से क्या आंसर आपका जो है करेक्ट होना चाहिए, इसे ध्यान से देखिए क्या। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, फटाफट से देखिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। फिशिंग क्या है? ये आईसीटी का क्वेश्चन है आपका, फिशिंग क्या है? तो फिशिंग वो होता है ऑप्शन नंबर डी, समवन सेंड्स लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूजर, यानी कि जो प्रवक्ता है उसको जो है वैध दिख रहे हैं, यानी कि वो लगेंगे कि सही मेल्स है, लेकिन वो ईमेल्स जो हैं कैसे होते हैं? फ्रॉड होते हैं, गलत होते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। तो आपको याद रखना है क्या है? कोई व्यक्ति प्रवक्ता को वैध प्रतीत होने वाले ईमेल जब भेजता है तो वो क्या होता है? फिशिंग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित तर्क में कौन सा तर्क दोष फैलेसी यानी कि है? सभी यहां से शुरुआत हो रही है, देखिए ध्यान से, सभी पाठ्य पुस्तकें सावधानी पूर्वक अध्ययन हेतु अभिप्रेत पुस्तकें हैं। कुछ संदर्भ पुस्तकें ऐसी पुस्तकें हैं जो सावधानी पूर्वक अध्ययन हेतु अभिप्रेत पुस्तकें हैं। ठीक है, ये जो है उनकी तरफ से एक मतलब कि व्यू दिया गया है आपको। क्या बता रहा है? ऑल टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, सम रेफरेंस बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, देयरफॉर सम रेफरेंस बुक्स आर टेक्स्ट बुक्स। तो ये क्या है? अंततः कुछ संदर्भ पुस्तकें जो है वो पाठ्य पुस्तकें हैं। तो ये जो है कौन से तरीके का तर्क दोष है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कौन से तरीके का है? पहला दिया है यहाँ पर इन्होंने 4 पदों का तर्क दोष, अवैध साध्य, अवैध पक्ष या फिर अविभाजित हेतु। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए सब कुछ मिक्स हो रहा है। सभी पाठ्य पुस्तकें सावधानी पूर्वक अध्ययन हेतु अभिप्रेत पुस्तकें हैं। कुछ ये अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है ना। कुछ संदर्भ पुस्तकें ऐसी पुस्तकें हैं जो सावधानी पूर्वक अध्ययन हेतु अभिप्रेत पुस्तकें हैं। अतः कुछ संदर्भ पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। तो ये किस तरीके की फैलेसी है? ये फैलेसी वाला जो है हमें पूरा पढ़ना होता है, इंडियन लॉजिक में आता है ये, ठीक है ना। यानी कि जो है आपकी लॉजिकल रीजनिंग जब हम करेंगे तो वहां पर ये एक टॉपिक है आपका फैलेसी, उसमें हमें यहाँ पे इसे देखना होगा। तो अभी मैं इसको पूरा तरीके से समझा नहीं रही हूँ, इसको जब हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग तभी हम इसे समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इसका आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्या है? अविभाजित हेतु, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल जो है क्या है आपका इसका आंसर है। यानी कि इसमें कौन से तरीके का तर्क दोष है? तो इसमें अविभाजित हेतु है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते, तो ये रीजनिंग का आगे आपका नंबर सीरीज है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है लास्ट की तरफ में। चलिए देख लेते हैं कैसे बढ़ रहा है इसका। तो 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 28 अगला नंबर क्या होना चाहिए? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, लगाइए दिमाग कैसे होना चाहिए, हम भी लगाते हैं। चलिए, तो मैं जाती हूँ यहाँ से यहाँ की तरफ, +2 हो रहा है, ठीक है ना, +2 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? +2। अगला एक के बाद एक छोड़ते हुए चलते हैं। +2 के बाद यहाँ हो रहा है +3, फिर उसके बाद +4 हो रहा है ना। 12 + 4 16, +5 हो रहा है उसके बाद। फिर ये अगला क्या होना चाहिए भाई? तो अगला होना चाहिए, यानी कि एक के साथ एक प्लस होता जा रहा है, तो यहाँ पर होना चाहिए +6। तो +6 करके देखिए कितना आएगा, +6 करके आ जाएगा हमारा 27। तो क्या ऑप्शन में 27 है? चेक कीजिए, यस ऑप्शन में 27 है। अब इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? यहाँ पर अगले वाले को चेक करके, यहाँ पर हो रहा है फिर से +2, ठीक है, +2, फिर उसके बाद +4 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। +4 के बाद आगे क्या हो रहा है? +6, ठीक है, फिर प्लस क्या हो रहा है? +8, यानी कि यहाँ पर दो दो के गैप में, और यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली एक एक के गैप में चल रहा था ना, 2 3 4 5 6 प्लस करके, ऊपर 2 + 3 + 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके, ठीक है। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? प्लस क्या होना चाहिए? +10, यानी कि 38 वाला नंबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर पूछता आगे तो ये 38 आ जाता, लेकिन हमसे इसने एक ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 27 एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम करेंगे रीजनिंग में, नंबर सीरीज वाला मैं आपको जरूर कराऊंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको जरूर ये एग्जाम में देखने को मिलेगा आपके पीवाईक्यू में।
ठीक है, तो आगे भी ये पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 27, मानवीय संप्रेषण कौशल के क्रम की पहचान कीजिए। सार्वजनिक भाषा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको चूज करना है कि मानवीय संप्रेषण कौशल के क्रम क्रम किस तरीके से आएगा। ठीक है ना, पहले कुछ कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो सार्वजनिक भाषण पब्लिक स्पीकिंग, समूह अंतःक्रिया ग्रुप इंटरेक्शन, संबंध यानी कि रिलेशनशिप, फीड फॉरवर्ड यानी कि फीडबैक देना, फिर उसके बाद स्व प्रस्तुति यानी कि सेल्फ प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आना चाहिए आपका जो है सेल्फ प्रेजेंटेशन, है ना, खुद को पहले प्रेजेंट करेंगे। तो ई, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट पहले होना चाहिए। तो देखिए कहां पर ऑप्शन नंबर ई है, डी ऑन, इसी में सिर्फ ऑप्शन नंबर ई, सारा चेक कर लेते हैं क्या होना चाहिए इसके बाद होना चाहिए आपका ये संबंध, रिलेशनशिप को समझेंगे। फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, ग्रुप में इंटरेक्शन करेंगे, रिलेशन बनाएंगे ग्रुप में, पहले दोस्त बनाएंगे, है ना, ग्रुप एक ग्रुप बनेगा बड़ा, तो वहां पर रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन में फिर क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, दोनों में बातचीत होगी तो फिर क्या होगा, आप सार्वजनिक भाषण देंगे यानी पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन के माध्यम से स्पीकिंग करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, फीड फॉरवर्ड मिलेगा यानी कि फीडबैक मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज मिथिला, नालंदा, तक्षशिला या फिर विक्रमशिला। ये सभी को पता होगा, मुझे लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला इज द करेक्ट आंसर। तो ये किसमें से आ रहा है, ये एचई का क्वेश्चन है यानी कि हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा। ध्यान देते हुए चलिए कि कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको आगे इसे करने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है। ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को, एक एक ऑप्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ, समवर्ती वैधता, रचना वैधता, अभिसारी वैधता या फिर भविष्य सूचक वैधता। उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है, वैधता मतलब वैलिडिटी, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेम्स ऑफ द वैलिडिटी वेयर बाय रिसर्चर यूजेस अ फ्यूचर क्राइटेरियन, एक फ्यूचर क्राइटेरियन मेजर कर लेता है, जहां पर क्या है, शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी यानी कि भविष्य में, है ना, आने फ्यूचर में माप का प्रयोग करता है। तो कौन सा है इसमें ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रिडिक्ट करता है ना, भविष्य सूचक। देखते ही आपको यहाँ पर तो आंसर पता चल रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चंस को इजी समझ के हमें छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए एनटीए का यही रूल है, इजी से इजी क्वेश्चन भी देता है और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी यानी कि भविष्य सूचक वैधता इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 30, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। यहाँ पे दिया है विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या वाला राज्य, यानी कि राज्यों से आपको उनकी विशेषताओं से मैच करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या वाला राज्य कौन सा है, देखिए ऑप्शन है आपके पास, विश्वविद्यालयों की न्यूनतम संख्या वाला राज्य, उच्च शिक्षा में उच्चतम जीईआर वाला राज्य, फिर या उसके अगला ऑप्शन है उच्च शिक्षा में निम्नतम जीईआर वाला राज्य। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए सिक्किम, राजस्थान, बिहार, मिजोरम। तो फटाफट से मैचिंग कीजिए, ऑप्शंस ये रहे आपके सामने कि कौन सा करेक्ट होना चाहिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर फिर से लगा देती हूँ मैं, किसके साथ मैच होना चाहिए अपने पास लिख लीजिए या साइड में देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले मैच कीजिए क्या होना चाहिए, अगर आपको एक का भी पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालयों में की अधिकतम संख्या वाला राज्य है यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा लिया होगा आपने, आई होप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद बी वाला ऑप्शन किसके साथ है, न्यूनतम वाला कौन सा है, मिजोरम है आपका। ठीक है, मिजोरम, ये मिजोरम। उसके बाद जीईआर वाला, उच्चतम जीईआर वाला राज्य कौन सा है, तो उच्चतम जीईआर वाला राज्य है आपका सिक्किम, और निम्नतम तो आपके सामने ही हो गया बिहार। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने जो है अब तक 30 प्रश्न कर लिए, यानी कि इस क्लास के हमें 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अब जो है नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, मतलब कि आज हम खत्म करने वाले थे, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 10 10 क्वेश्चन ही करेक्ट है, तरीका है करने का।
बाकी आपको ये पीडीएफ जो है पूरी प्रॉपर पूरे जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो एक साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति विद आंसर शीट। तो वहां पर जो है जरूर देखिए, और अगली क्लास बहुत जल्दी आएगी। ये क्लास आपकी आज आ गई है, तो नेक्स्ट जो है यानी कि अगले जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको कल देखने को मिलेंगे सेम टाइम पर, या फिर हो सकता है आपको कल 2 क्लास भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है इस क्योंकि अब हमें जो है एक तो हम स्ट्रैटेजी वाली क्लास हम कल करेंगे, एक स्ट्रैटेजी जो है डिस्कस करेंगे कि अगले 25 दिन हमें किस तरीके से काम करना है हमारे जेआरएफ के लिए। तो फटाफट से जिसने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप क्या वेट कर रहे हैं गाइस, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने का एक मोटिव ये भी है कि हमें जल्दी से जो है लाइव आना है, लाइव क्लासेस करनी है, और लाइव क्लासेस में और भी ज्यादा मजा आएगा करने में। हम अच्छे से और तरीके के टॉपिक्स को सोल्यूशन करेंगे, नए नए टॉपिक्स को देखेंगे, और साथ ही साथ